नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी की पहली बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इससे पहले हमने जो भूगोल का अध्ययन किया था वो 11वीं क्लास में किया, और 11वीं क्लास में हम इसके भूगोल की एक शाखा हमने और पढ़ी जो है हमारा भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल जो है इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, और यहाँ हम करेंगे मानव भूगोल का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो ये दो शाखाएं हैं, एक तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल या पर्यावरण भूगोल भी इसको कहते हैं। भौतिक भूगोल जो है वो हमारे भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर और मानवीय क्रियाएं, इसका आपस में क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत भी लगभग ऐसी ही इकाइयों का अध्ययन करते हैं, पर मानव भूगोल के अंतर्गत जो है वो भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाएं जो है इसका अध्ययन तो हम करते ही हैं। साथ साथ ही जो है इसके अलावा मानवीय परिघटना जो है उसका स्थानीय वितरण, उसका वितरण कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। इसका क्या क्या कारण है वितरण का वो देखते हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं, इसका अध्ययन भी हम जो है मानव भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। मानव भूगोल जो है और प्राकृतिक भूगोल दोनों आने के बाद में एक द्वैतवाद की शुरुआत हुई, यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ये भूगोल के द्वैतवाद की शुरुआत की, यानी दो शाखाओं में ये विभाजित हो गए। और कई सारे वैज्ञानिक जो है वो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझते हैं। तो जानते हैं कि पृथ्वी जो है मानव का घर है, और ठीक है पृथ्वी मानव का घर भी है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे जीवों का भी मनुष्य और पृथ्वी जो है उसका घर है। सभी तत्वों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, यानी मानव जो है जिन तत्वों का उपयोग करके और अपने आप को पोषित करता है उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। यहाँ पे जो है द्वैतवाद की शुरुआत हुई, और द्वैतवाद अगर देखा गया तो हम अगर ये देखें तो इन दोनों में कोई द्वैतवाद नहीं है, बल्कि मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल इसके बीच में जो है वो काफी गहरा संबंध है, अविभाजित तत्व है। क्योंकि हम जो है भौतिक पर्यावरण को मानव को अलग नहीं कर सकते, और ये एक दूसरे के समग्रता है को देखें, यानी एक दूसरे से जो है ये मिले हुए हैं और एक दूसरे के साथ में ही ये क्रिया करते हैं। यानी अगर जो है प्रकृति का मनुष्य उपयोग करता है और अपना विकास करने में सक्षम होता है प्रकृति के आधार पर। हम यहाँ देखते हैं भौतिक जो पर्यावरण है यानी मानवीय दोनों अगर परिघटनाओं को हम देख ले तो मानव शरीर के रूप में इनका हम वर्णन करते हैं। जैसे पृथ्वी का रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख, हिमनद के प्रौत, जलडमरू मध्य की ग्रीवा, मृदा की परिच्छेदिका, ये सारे जो है मानव शरीर के आधार पर ही इन सबकी व्याख्या हम करते हैं। इसके अलावा सड़कों की बात करें, सड़क हो गई, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, इन सबका जो है परिसंचरण की धमनी के रूप में इसका हम वर्णन करते हैं। अब भूगोल की जो है तीन परिभाषा, मानव भूगोल की तीन परिभाषाएं यहाँ दी हुई है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत थे, अलग अलग परिभाषाएं दी। जैसे है रेडजेल, रेडजेल ने जो है वो विश्लेषित अध्ययन जो बताया कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों और धरातल के बीच विश्लेषित अध्ययन करता है। ये रेडजेल ने जो है परिभाषा दी। इसके अलावा जो है एलन सी सैंपल ने जो एक परिभाषा दी कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी इनके बीच में जो है वो परिवर्तनशील संबंध है, और इसका जो अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये दिया हमारी सैंपल ने। ब्लाडी ब्लास जो है इन्होंने बताया हमारी पृथ्वी को अनियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक विश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ये किसमें हम ये संकल्पना किसमें मानव भूगोल के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो है मानव भूगोल की प्रकृति है।
तो मानव भूगोल की अगर प्रकृति की बात करें, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था भूआकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति, इन सबका अध्ययन हमने किसमें किया? भौतिक भूगोल के अंतर, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत या भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने इसका अध्ययन किया था। लेकिन अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो है, जो भौतिक पर्यावरण के आधार पर जो मनुष्य क्रियाएं करता है, जैसे ग्रह, घर बनाता है, गाँव में रहता है, नगर की स्थापना करता है, सड़क है, रेलों का जल है, रेलों का जाल है, उद्योग है, ठीक है, ये सारी जो क्रियाएं हैं, इसके अलावा सांस्कृतिक तत्व हैं, इसके अलावा भौतिक पर्यावरणीय जो संसाधन है, तो इन सब का जो है संसाधनों का उपयोग करने के बाद में ही, भौतिक पर्यावरण का उपयोग करने के बाद में ही वो जो है इन सब को सर्जित कर पाया है, यानी घर बना पाया, गांव बना पाया, नगर सड़कों का निर्माण और रेलों का जाल जो है भौतिक पर्यावरण के आधार पर ही वो विकसित कर पाया है। तो ये सारे जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। जब मनुष्य आदिम जीवन व्यतीत करता था, आदि मानव के रूप में रहता था, उस समय पर मानव का प्राकृतिकरण जो था, और अगर प्रेजेंट समय की बात करते तो प्रकृति का मानवीकरण हो चुका है। तो मनुष्य को जो है अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से ही जो है भौतिक पर्यावरण के साथ वो क्रिया करता है, अगर आज की प्रेजेंट की बात कर ले तो। लेकिन प्राचीन समय की बात करें तो ऐसा नहीं था। तो ये दोनों पॉइंट इसी पर आधारित है। अब ये जो 3 लाइनें दी हुई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अंडरलाइन कर लेना। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्टली जो है ये स्टेटमेंट सीधी आती है कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। कारण सहित उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है और आता रहता है। तो जो है मनुष्य जो है प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है वो क्या प्रकृति के नियमों को समझने के बाद। तो इसका जो पहला जो आंसर है एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला तो ये है कि मानव जो है वो पहले अग्नि के बारे में उसके जानकारी नहीं थी, लेकिन घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। यानी पहले घर्षण और ऊष्मा के नियमों को समझने के बाद में ही उसने अग्नि की खोज की। जब उसने ये समझा कि जब अगर हम दो पत्थर है उनको आपस में जब टकराते हैं तो यहाँ पर चिंगारियां निकलती है, तो यहाँ से पता लगा कि अग्नि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो घर्षण और ऊष्मा के नियमों को समझा उसने। दूसरा है कि डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अपनी बीमारियों पर विजय प्राप्त के योग्य बनाए। तो विजय कब पाई गई बीमारियों पर? जब जो है उसे डीएनए और आनुवंशिक के रहस्यों के बारे में जानकारी मिली। तीसरा पॉइंट है कि वायुयानों की बात करें, वायुयान जो है तब विकसित हुए तब उसे वायु की गति के नियमों के बारे में जानकारी मिली। तो तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, अगर एग्जिट ऐसे के ऐसे लिख देते हैं तो हमें 3 नंबर इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है, अब अगर बात करें हम प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ, मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ, तो ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया था, ये क्वेश्चन था। लेकिन हमारे पास में 3 पॉइंट आते हैं। एक आता है हमारा पर्यावरणीय निश्चयवाद, एक आता है हमारा संभववाद, और एक आता है हमारा क्या, नव निश्चयवाद। तो ये जो है 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं। पहली पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नव निश्चयवाद। ये तीनों संभावनाएं ये अलग अलग हैं, सारी संभावनाएं।
शुरू की अगर बात करें तब मनुष्य आदिम जीवन व्यतीत करता था, तो उस समय पर्यावरणीय निश्चयवाद एक संकल्पना के रूप में वैज्ञानिकों ने माना। प्राचीन समय की अगर बात करें तो इसको समझ लेते हैं क्या है ये। शुरू की अगर बात करें तब मनुष्य जो है आदिम जीवन व्यतीत करता था, कंदमूल खा के जीवन व्यतीत करता था और अपने जो है गुफाओं में रहता था। उस समय मनुष्य जो है वो ना तो प्रकृति के बारे में अधिक ज्ञान था और न ही जो है समाज के बारे में अधिक ज्ञान था। तो ये जो चीजें हैं वो कहलाई हमारी प्रौद्योगिकी की पहले की अवस्था थी, जब प्रकृति मानव की कल्पना कर सकते थे, जो प्रकृति की सुनता था और उसके प्रचंडता से भयभीत होता था, उसकी पूजा करता था। ये हमारा क्या कहलाया? पर्यावरणीय निश्चयवाद। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगली जो संभावना थी वो है हमारी संभववाद। ये दूसरी सेकंड संभावना है संभववाद। इसमें ये था कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरणीय और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य जो है पर्यावरण और प्रकृति के नियमों को समझने लगा और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को समझने लगा, सांस्कृतिक विकास होने लगा। ठीक है ना, ये अवस्थाएं जो है संभववाद के अंतर्गत आई। और आगे देख लेते हैं क्या है ये। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। अब संभावनाओं का जन्म कैसे हुआ? जैसे मान लो जो है उच्च भूमि पर स्वास्थ्य विश्राम गृह बनाए उन्होंने। ठीक है, जो सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करना उन्होंने शुरू किया इसके आधार पर। विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, ठीक है, पहाड़ियों में चरागाह जो है, तटों पर पतन बनाए, समुद्री मार्गों और अंतरिक्ष उपग्रह, ये सारे जो है उसने विकसित करे। तो पहले के वैज्ञानिक इसे संभववाद का नाम दिया। यानी प्रकृति अवसर देती है और मानव उसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्या? संभववाद। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा था हमारा क्या? नव निश्चयवाद। थर्ड पॉइंट है हमारा नव निश्चयवाद। एक वैज्ञानिक थे ग्रिफिन टेलर, जिन्होंने एक संभावना और दी, उसका नाम दिया नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद। ये दो इसके नाम है। तो ग्रिफिन टेलर थे, इन्होंने ये बताया कि दो विचारधाराएं थी हमारी, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। तो इसके बीच का मार्ग जो है वो इन्होंने खोजा और एक इसको नाम दिया नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद। तो इन्होंने बताया कि ना तो यहां नितांत आवश्यकता है, उन्होंने बताया कि ये संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। अर्थ यह है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज बताया है संकल्पना के आधार पे, रुको और जाओ नाम दिया। यानी कि अगर चौराहे पर रेड लाइट जो है, रेड लाइट में 3 बत्तियां होती हैं, तो पहली कहती है कि रेड लाइट जो है लाल बत्ती है, वो लाल अगर होती है तो क्या रुकना है, और अगर मान लो येलो होती है तो मतलब चाहो तो देखना है, और ग्रीन होती है तो जाने के लिए सिग्नल देते हैं। तो इसके आधार पे इसने रुको और जाओ निश्चयवाद रखा कि ना तो हमें अधिक ठहरने की आवश्यकता है
और ना ही जो है हमें बिना जो है सब कुछ देखे चलने की आवश्यकता है। एक लाल बत्ती की तरह हमें उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर ही उन्होंने ये संकल्पनाएं जो है वो दी। इसका तात्पर्य यह है कि इन सीमाओं में जो पर्यावरण को हानि न करती हो, संभावनाओं का उत्पन्न किया जा सकता है। उन्होंने ये चीज कहा कि हम विकास जो है वो कर सकते हैं, विकास करना भी चाहिए, संभावनाएं व्यक्त होनी भी चाहिए, लेकिन प्रकृति के नियमों को समझने के बाद में प्रकृति को कोई हानि ना हो और उसके आधार पर ही हम संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये कहलाया हमारा नव निश्चयवाद। अब यहाँ पर पीछे जो है कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, 2 बॉक्स दिए हुए हैं। इस बॉक्स में जो है पहला दिया हुआ है मानव का प्रकृतिकरण और दूसरे बॉक्स में दिया हुआ है प्रकृति का मानवीकरण। ये 2 बॉक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो प्रकृति का जो मानवीकरण है, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण, कि इसमें एक कहानी दी हुई है और कहानी के माध्यम से समझाया हुआ है कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एक समरी बता देता हूँ। आप ये पूरी कहानी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। तो यहाँ पर जो है एक मध्य भारत के अंदर एक गांव, एक जंगल है। जंगल में जो है वो 3 झोपड़ियां हैं और झोपड़ियों में जो है जब जंगल में रहते हैं तो वो एक आदिम जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं कबीले में जो है वो एक स्थानांतरित कृषि करते हैं, जो झूमिंग कृषि होती है। जुताई करते हैं, खेतों को साफ करते हैं। साफ के बाद में जो है वो वहाँ पे वो जो जलाने के बाद में वही उर्वरक जो होते हैं उनसे ही उनको खाद प्राप्त हो जाता है और ये सब चीज करते हैं। और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे क्या नाम है वो प्रकृति से डरता है, बारिश आती है तो वो छुप जाता है। तो ये सारी जो चीजें वो इस पैराग्राफ में दी हुई है। तो ये बताया हुआ है कि किस तरह मनुष्य प्रकृति जो है मनुष्य पर हावी है। अगर आज भी देखा जाए तो प्रकृतिकरण कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो है प्रकृतिकरण के आधार पर ये कहानी दी हुई है। अब है प्रकृति का मानवीकरण। तो ये जो है ये यूरोपियन कंट्री का एक शहर के बारे में कहानी दी हुई है कि वहां पर जो है वो हिमपात बहुत ज्यादा होता है, बारिश मतलब जो है बर्फ काफी ज्यादा गिरती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। वहां पर जो टायर होते हैं गाड़ी के वो जो है वो भी पूरी तरह से काम नहीं करते, क्योंकि उस समय पर जो है उसके अंदर विशेष टायर का उपयोग किया जाता है सर्दियों के लिए। तो ये सारी चीजें बताई गई है। और वहां पर जो है दिन में भी गाड़ियों में लाइट जला कर जो रहते हैं, टेम्परेचर जो है काफी कम रहता है। तो वहां पे एक जो लेडीज है जिसके बताया गया है उसके ऑफिस है, ऑफिस में जो टेम्परेचर देखने के लिए मेंटेन करके रखा हुआ है, कृत्रिम रूप से गर्म करके रखा हुआ है उसको। और वहां पर कोई फसल नहीं हो पाती क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, बर्फ हमेशा गिरी रहती है। तो इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से वहां पर हवाई जहाज के थ्रू जो है फल मंगाए जाते हैं, सब्जियां आती हैं वहां से। और वहाँ तुरंत ही जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है कहीं भी जुड़ा जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बात की जा सकती है। तो ये सारा हमारा जो है प्रोसेस वो कहलाया गया प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ में यही चीज दी हुई है। तो आप इसको डिटेल से पढ़ लेना बाद में क्या है क्या नहीं है। अब देखेंगे हम समय के साथ में जो है भूगोल में काफी सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत देखें तो पर्यावरण से अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया तथा उसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप में पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ प्रारंभ हुआ। यानी मनुष्य ने जो है पर्यावरण के अनुकूलन पहले किया, समायोजित किया उसके आधार पे, उसके बाद में धीरे धीरे जो है उसका रूपांतरण किया और मानव ने जो है काफी सारे जो पारिस्थितिकीय निकेत का जो है उसने उदय किया। पहले अगर देखें तो काफी अगर समाज में अगर बात करें तो अन्योन्य क्रिया काफी कम थी। यानी कि समाजों के बीच में जो है इतनी ज्यादा एक दूसरे के पास में क्योंकि दूरियां अधिक थी
और दूरियां अधिक होने के कारण जो है वो समाज एक दूसरे का आपस में नहीं जानते थे। यानी ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान जो है एक दूसरे समाज के लिए नगण्य था, बहुत कम ज्ञान था, सीमित ज्ञान जो है एक दूसरे के बारे में था। लेकिन जैसे जैसे क्या नाम है यात्राओं का अन्वेषण होने लगा, यात्राएं जो शुरू करने लगी, ठीक है, नौ संचालन की कुशलताओं में जो है वो विकसित होने लगी, पहले विकसित नहीं थी। और ये सब विकसित होने के बाद में समुद्री यात्राएं जो हैं वो करने लगा। पहले ये मानता था कि समुद्री यात्राएं, क्योंकि उस समय पर उसको मार्गों का ज्ञान नहीं था, कुशल नहीं था नौचालन के लिए, तो खतरा भी काफी ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे जो है इन सब का ज्ञान होने लगा, वो खतरे को भी वो भापने लगा, समझने लगा नियमों को, या जो हमारे पर्यावरण के नियम है। और उसने बाद में उसमें नौ संचालन के माध्यम से ही अन्वेषण कार्य और जो है खोज की प्रक्रिया होना शुरू की। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों का प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। यानी 15वीं शताब्दी के अगर देखें तो 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय देश थे, तो यूरोपीय देश ने जो है अन्वेषण यानी खोज का कार्य करना शुरू किया। और काफी सारे जो है जो मिथ्य थे, जैसे कि मान लो उसने कहा कि भाई जो समुद्री यात्राएं जो है खतरे से खाली नहीं है, इसके अलावा एक दूसरे के बारे में ज्ञान नहीं था, तो धीरे धीरे जो है यात्राएं करने लगे। और मिथ्या जो फैली हुई थी और रहस्य जो थे इनकी भी जानकारी मिली, मिथ्या जो फैली हुई थी इसको भी इन्होंने अलग किया। उपनिवेशिक युग में अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके। और तो इन्होंने क्या नाम है जो हमारे उपनिवेशक युग थे, उपनिवेश जब बनने लगे, यानी कि जब यूरोप ने यात्राएं शुरू करी, यूरोपीय देशों ने यात्रा शुरू करने के बाद में जो है संसाधनों तक पहुंच जो है उन्होंने शुरू करी और काफी सारे संसाधनों का उपयोग किया और उस आधार पर जो उपनिवेश उन्होंने स्थापित कर लिए। तो यहाँ पे एक 3 वर्ड दिए हुए हैं। एक तो है हमारा मानववादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। इसका आगे डिस्कस करेंगे कि ये 3 वर्ड क्या है। इससे पहले आगे चलते हैं हम। और मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल के जो हैं ये सभी विषयों के साथ अच्छे संबंधित है। और पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने के लिए, यानी पृथ्वी तल पर जो मानवीय तत्व जो पाए जाते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी समझना जरूरी है। ये कुछ समयावधि दी गई है और ये कुछ जो है विचारधाराएं हैं तो समय समय पे परिवर्तित होती रही और ये उनकी विचारधारा के लक्षण दिए हुए हैं। जैसे प्रारंभिक उपनिवेशक काल था उसमें अन्वेषण और वितरण का जो है वो कार्य शुरू हुआ। इसमें क्या थे, नए नए जो है क्षेत्रों को खोजना, ये अन्वेषण का कार्य चला, वितरण का कार्य चला। ये सारा जो है हमें कौन चला, उपनिवेशक काल से पहले की अगर बात करें, उपनिवेशक काल शुरू हुआ उससे प्रारंभिक अवस्था में। उत्तर उपनिवेशिक युग के अंदर जो उपनिवेश काल जब हुआ उसके बाद की बात करें तो प्रादेशिक विश्लेषण होना शुरू हुआ। यानी प्रादेश के आधार पर एक प्रादेश की जो संपूर्ण पृथ्वी को जो है अध्ययन करना, समझना पूर्ण रूप से जो है नहीं समझ पाते, इसलिए जो है उसके क्या नाम है अलग अलग छोटे छोटे प्रदेशों में इसको क्या विभक्त किया गया पूर्ण रूप से। और उसके बाद में उसको जो है विश्लेषण उसका किया गया। उसके बाद में तीसरा है कि 1930 के दशक में 1930 के दशक में जो है क्षेत्रीय विभेदन किया गया। यानी क्षेत्र में जो है क्षेत्र में भी उनके विलक्षणों की पहचान करके कि जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, जलवायु लक्षण हो गए, तो उनके आधार पे जो है उनका जो है वितरण या उनको जो है उनकी जो है विवेचना की गई और उनको जो है समझा गया, उस क्षेत्र में कार्य किए गए। 1950 और 1960 के दशक के अंदर जो है वो स्थानीय संगठन के रूप में जो है वो कार्य किया। नेक्स्ट 1970 के दशक में जो है वो है हमारा मानववादी, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। ये जो है अलग अलग लक्षणों के ये अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई। अब ये विचारधाराएं क्या हैं, तो मानववादी की बात करें तो मानववादी विचारधाराएं जो थी वो मानववादी विचारधारा जो थी वो सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। सामाजिक कल्याण
कि सामाजिक कल्याण जो होते हैं वो उसके पक्ष में थे। इसके लिए जो है उन्होंने आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सामाजिक कल्याण का उन्होंने पक्ष माना और सामाजिक कल्याण के रूप में जो है भूगोल की एक जो है शाखा एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के रूप में इन्होंने शुरू की। दूसरा है आमूलवादी। आमूलवादी जो है निर्धनता के जो कारण थे उन पर जोर देता था। निर्धनता के कारण हो गए या जो समाज में बंधा है, यानी एक तरह से जो आजादी नहीं थी, सामाजिक असमानता थी, तो ये जो है ये तीनों चीजें यानी मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित थे, इनका उपयोग ये करते थे और ये माना गया कि इन सब चीजों के लिए जो है पूंजीवादी विचारधारा जो है ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। व्यवहारवादी के अंदर क्या है कि जो है हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के बाद में जातीय, ठीक है, इसके अलावा धर्म और सामाजिक जो है जो वर्ग उनपे जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। तो ये तीन विचारधाराएं उन्होंने उस समय पे चली। तो ये विचारधाराएं जो है 1970 के दशक में चली। उसमें 1990 में जो है वो हमारा उत्तर आधुनिक काल रहा। इसमें नगरीकरण पे, औद्योगिकरण पे, वैश्वीकरण पे इन पर अधिक ध्यान दिया गया। मानव भूगोल के क्षेत्रों की बात करें, मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल का क्षेत्र से उपवर्ग, ये सारे उपवर्ग है। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये सारे सामाजिक भूगोल के अलग अलग भाग है और ये सामाजिक विज्ञान के अलग अलग भाग है। जैसे कि व्यवहारवादी भूगोल की बात करें तो मनोविज्ञान इसका भाग हो गया, यहाँ व्यवहारवादी भूगोल में पढ़ते हैं। और यह समाज कल्याण के भूगोल की अगर बात करें तो यहाँ पे हो गया कल्याण अर्थव्यवस्था, जो कि हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे सामाजिक विज्ञान के भाग है। नगरीय भूगोल, यहाँ सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं नगरीय अध्ययन या नियोजन की अगर बात करें तो वो करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट अगर आए तो राजनीतिक भूगोल, तो राजनीतिक भूगोल के अंदर दो हो गए हमारे निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो यहाँ पे राजनीतिक भूगोल हो गया, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो राजनीतिक विज्ञान का हम जो भाग पढ़ते हैं वो है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हो गया हमारा सैन्य विज्ञान। तो सैन्य विज्ञान जो है वो सैन्य भूगोल हो गया। इसके अलावा जो है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल पढ़ते हैं, यह सामाजिक विज्ञान का है भाग है, जनांकिकी है। ऐसे ही जो है भूगोल का हो गया आवास भूगोल, यहाँ हो गया नगरीय नियोजन हो गया। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल की सारी शाखाएं हैं, भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके अलावा संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। ऐसे जो है संसाधन भूगोल तो हो गया संसाधनीय अर्थव्यवस्था हो गया, यहाँ हो गया कृषि भूगोल तो कृषि विज्ञान हो गया, यहाँ हो गया उद्योग भूगोल तो यहाँ हो गया अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण हो गया। विपणन भूगोल है तो यहाँ हो गया हमारे व्यवहार अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर पर्यटन भूगोल है तो हो गया पर्यटन और व्यापार संबंध। और यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये सारे जो है भूगोल और सामाजिक विज्ञान से बीच में क्या क्या संबंध है, कौन कौन से हम जो भाग पढ़ते हैं वो सारी चीजें। तो ये हमारा अध्याय खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो हमने जो है सामाजिक विज्ञान के आपस में संबंध देखा, क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से विषय संबंधित थे। इसके साथ में जो है हमने इसके अंदर पढ़ा कि एक तो मानव भूगोल की परिभाषा कौन सी है, इसके अलावा जो है इसकी प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, और इसके अलावा जो है इसकी हमारी विचारधाराएं थी पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो ये हमने जो है इसका संपूर्ण अध्ययन करा और आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज अच्छी लगी होगी, जो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसको आप जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।